नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं सब लोग? बताइए ज़रा कैसी चल रही है लाइफ। मैं भी तो जानूं यार क्या चल रहा है। अरे भाई फुटबॉल मैच यार, भाई लियो भाई बाहर मत निकलो यार, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी भोपाली लैंग्वेज में बोला जाए तो रिक्स है, रिक्स, थोड़ा सा रिक्स है अभी बाहर। ऐसे ऐसे अभी बाहर मत जाओ यार, ऐसे चल नहीं पाएगा यार। तो पहली चीज़ तो सबके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन के अंदर। आज हम बैठ के कुछ रेशियोज करेंगे। बेसिकली आज तुम्हारा काम होने वाला है, मैं तो बस बैठ के देखूंगा, क्योंकि मैं आज तुम्हें कुछ रेशियोज बताऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तुमसे पढ़ूं, मतलब मैं देखूं यार कि तुम लोग कितना अच्छा कर रहे हो। सो इसी उम्मीद से मैं आया हूँ। अच्छा बम बम बोले, अरे क्या बात है क्या बात है। तो मतलब आज सब आ गए हैं, हमारे शकर भाई भी हैं, कावेरी भी आ गई है, क्या बात है। कावेरी कवर अप हो गया ना पूरा। आयुषी भी है, चलो रिया गुड, प्रियंका, आर्यन छाबड़ा भाई भी हैं हमारे, फेरू भाई साहब भी आ गए, पांडे जी भी हैं, रिया पांडे जी भी हैं, चौधरी गौरव चौधरी भी आ गए, क्या बात है क्या बात है। तो भाई उमंग भाई भी हैं। चलो यार सब लोग आ चुके हैं, तो अब अपन पढ़ाई चालू कर सकते हैं। आज मैं चाहता हूं, जैसा मैंने बोला गीतिका जी भी हैं, तो बस आज मैं यही चाहता हूं कि अपन लोग मिलके पढ़ाई करें। आज तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करो और मैं भी तो देखूं यार कि तुम लोगों का कितना मन लगता है। मेरे सामने तो करके दिखाओ एक बार, तब मज़ा है, वरना फिर क्या ही मज़ा है। अब मैं क्या ही बोलूं। तो क्या बताइए, सब लोग तैयार हैं आज नया रेशियो सीखने के लिए? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो बस ठीक है चलो, तुम लोगों की परमिशन मिल गई है। आज एक भी गलत नहीं होगा, आज मेरे से भी गलत नहीं होगा। वो एक आध दिन चल ही जाता है, मैं बता रहा हूँ ना, एक आध दिन चल ही जाता है जब दिमाग कहीं का कहीं चलता है और फोकस नहीं हो पाते तो हो जाता है, लेकिन आज नहीं होगी गलती। अरे कल छोड़ो, मैं बताया तो था, मैं तुम लोगों को मैसेज तक किया था कि तुम लोगों का तो छोड़ो, सेम मिस्टेक नेक्स्ट क्लास में भी मेरे साथ हुई थी। तो सोचो क्या हुआ होगा मेरे दिमाग के साथ। तो आज हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह वगैरह करने वाले हैं। पहली चीज़,
9:30-10 बजे के आसपास यू विल बी गेटिंग वन शीट। वो शीट जो होगी वो आपके शुरुआती क्वेश्चंस होने वाले हैं रिलेटेड टू आवर प्रीवियस टॉपिक्स, लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाइयों, वो जो वीडियोस जो तुमने पहले देख ली, वो जो लाइव सेशंस जो तुमने पहले देख लिए, उससे रिलेटेड रहेगी वो शीट। और मैं चाहूँगा आज रात को माहौल बनाओ ग्रुप में, 10 बजे से बैठो आराम से और 11-12 बजे तक आराम से बैठ के वो शीट सॉल्व करो सब मिलके। ग्रुप पे पूरा माहौल बना होना चाहिए। देखूं ना मैं अगर ग्रुप खोल के तो भाई चैटिंग चल रही है, एक दूसरे को समझा रहे हो, नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, मुझे ऐसा दिखना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर ग्रुप का कोई मतलब नहीं है ना। तो भाई ग्रुप पे माहौल बनना चाहिए। अभी गुप्ता भाई समझ जाओ, अब तुम्हें ग्रुप पे माहौल बनाना पड़ेगा। ये 2 घंटे तुम लोग माहौल बनाने वाले हो लिक्विडिटी रेशियोज के साथ। तो बीच में तुम्हें टाइम मिलेगा, मैं तुम्हें 7:30 पौने 8 तक फ्री कर दूंगा। वहां से तुम लोग आराम से 10 बजे तक फ्री हो। फिर 10 बजे से जो बैठोगे तो माहौल बन जाना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियोज आज के आज सारे खत्म हो जाने चाहिए। मैं उसके आगे के आज आपको कराने आया हूं। वो क्वेश्चन यहाँ ही बता दीजिए। हाँ हार्दिक, मुझे प्लीज़ क्लास के बाद याद दिलाना, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं भाई। फाइनली हमारी क्लास सब लोग आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, सब लोग हेडिंग डाल लो। कल के बाद से जो हमने कल किया था, जितना भी हमने कल किया था, उसके बाद आज जो हम करेंगे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो अब भाई देख लो यार, सोने में क्या रखा है, बस जो सोता है वो खो ही देता है। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग मेहनत करो। हमने अभी बहुत सिलेक्टिव रेशियोज किए हैं और अब हमारा काम है बाकी रेशियोज को निपटाना। हम स्ट्रैटेजिकली रेशियोज कर रहे हैं और वही तरीके से रेशियोज करेंगे भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें हमारे ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाए कि यार रेशियोज कैसे होंगे यार, कैसे करेंगे। तो जितने रेशियो हो गए वेल एंड गुड। और उसके बाद अब तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए जो मैं करवा रहा हूँ। तो टर्नओवर रेशियो में आज जो मैं पहला रेशियो तुम्हें करवाने वाला हूँ वो होने वाला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सबका फोकस मेरे साथ होना चाहिए और हम जो डिस्कस करेंगे बस उसके बारे में ही अगर कुछ लगे तो पूछ लेना। मैं अब चालू करने वाला हूँ। टर्नओवर रेशियोज में सबसे पहला जो आता है मेरे भाइयों वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नाउ व्हाट डज टर्नओवर मींस बेसिकली। आप मुझसे पूछना चाहोगे यार ये टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं या ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। तो टर्नओवर रेशियोज जो है इनको एक और नाम से जाना जाता है। रुको मैं इसमें एक और नाम लिख देता हूं। इनको एक्टिविटी रेशियोज भी बोला जाता है। टर्नओवर के साथ साथ इनका नाम है एक्टिविटी रेशियोज, तो इनको एक्टिविटी रेशियोज भी बोला जाता है। और इनका मेन फोकस होता है जो भी बिजनेस में यूं बोला जाए गुड्स से एसोसिएटेड चीजें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करना, कि आखिर गुड्स को कैसे डील किया जा रहा है या किस तरीके से हमारा आउटपुट है, हमारा टर्नओवर है। इसलिए तो इसका नाम टर्नओवर रेशियो रखा गया है, बिकॉज ये बताता है कि वो जो टर्नओवर है वो भी जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका क्या रिफ्लेक्शन है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। टर्नओवर डजंट मीन स्टॉक ओनली, टर्नओवर रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस ने आउटपुट किया है, जो भी बिजनेस ने प्रोड्यूस किया है, तो अब वो सर्विसेज है तो वो सर्विसेज के काम आ सकता है, अगर वो गुड्स हैं तो गुड्स के काम आ सकता है। जैसे सबसे पहला हमारा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एवरेज स्टॉक मेंटेनेंस के हिसाब से हम कितने गुड्स बना के बेच देते हैं, उसकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग निकालो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इनटू 100। नाउ इसका लॉजिक क्या है वो सुनो यार। यहां पे बताया जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंदर कि आपने आखिर एज पर एवरेज इन्वेंट्री, जो आप एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करते हो उसके हिसाब से आप कितने गुड्स को मार्केट में लेट आउट कर रहे हो बिकने के लिए। नाउ याद रखना एवरेज इन्वेंट्री हमेशा स्टॉक पे मेंटेन होती है। कोई भी आइटम हो हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी आइटम हो, वी ऑलवेज मेंटेन इट एट कॉस्ट। इसलिए जो गुड्स बेचे भी हैं मैं उसका भी कॉस्ट निकालता हूं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा। अगर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये सेल्स होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, मतलब जो भी मैंने गुड्स बेच दिए उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी थी, कितने में बन के वो तैयार हुए थे, उसको लो और कंपेयर करो उसे एवरेज इन्वेंट्री के साथ। तो भाई
जनरली इसको टर्नओवर रेशियो में अगर मैं बताऊं, एक और चीज़ बता देता हूं आपको, जनरली इसको इनटू 100 करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कुछ बुक्स में दिया हुआ है इसलिए मैंने इनटू 100 लिया है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछो तो मैं एक और चीज़ बता देता हूं कि इस इनटू 100 को लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मत लो, लेकिन अगर इन केस आपको बुक में लिखा दिख जाए, बिकॉज टर्नओवर जनरली परसेंटेज में नहीं दिखाए जाते, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही दिखाए जाते हैं, उसके अलावा कोई से नहीं, तो टर्नओवर रेशियोज को दिखाना एब्सर्ड चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बुक में दिया हुआ है और आप दिखाना चाहते हो इनटू 100 तो वो गलत नहीं है, परेशान मत होना। सो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या, एक और कंफ्यूजन होता है, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, तो मैं यहां पे वो चीज़ लिख के बता देता हूं, उसके बाद मैं एवरेज इन्वेंट्री को समझाऊंगा। देखो भाइयों, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो होता है आपका नेट सेल्स, और जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो एक्चुअल में इक्वल्स टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मे भी हो सकता है पिछले साल आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ना पढ़ा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पढ़ा हो। तो आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट सेल्स है, और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है सर, एवरेज इन्वेंट्री एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं एवरेज इन्वेंट्री एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने बताया नहीं है अभी पूरा एवरेज इन्वेंट्री, मेरा बताना बाकी है। तो चलो भाई एवरेज इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। सो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, आपके पास एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, या बिल्कुल टिपिकल भाषा में बोला जाए तो ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, फिर होता है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब आपने यहां पे ओपनिंग भी ले लिया, आपने यहां पे क्लोजिंग भी ले लिया, आपने दोनों तरह की इन्वेंट्री ले ली और इसको टोटलिटी में डिवाइड कर दिया 2 से, बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट द एवरेज इन्वेंट्री। नाउ अब अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री का लॉजिक समझना है तो सीधी बात यह है, हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल के ये समझाना चाहते हैं कि हम एवरेज स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। इससे हमें पता चल जाएगा कि एवरेज इन्वेंट्री कितना है, और उस एवरेज इन्वेंट्री के कंपैरिजन में हमारे गुड्स कंपनी से बाहर कितने जाते हैं सेल आउट होने के लिए, वो हमारा बता देगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे पता चल जाएगा कि आउट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, आउट ऑफ एवरेज स्टॉक हमने कितना गुड मार्केट में बेच दिया है, ये बताता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल सा फंडा ये है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। आयुषी ने बोला है भाई टीएस गिरवाल में इनटू 100 नहीं दिया, तभी मैंने बोला मेरे पास दोनों बुक्स हैं, मेरे पास गोयल भी है और गिरवाल भी है और बाकी भी है, लेकिन मैं बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ कि कई जगह पे इनटू 100 भी लिखा होता है, लेकिन जो सीबीएसई की मान के चले तो सीबीएसई जनरली इनटू 100 नहीं करता। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपकी किसी बुक में लिखा हुआ हो तो एकदम से परेशान मत हो जाना, अरे मैंने तो इनटू 100 बताया नहीं था। मैंने पूरे जितने भी तरीके होते हैं उस हिसाब से मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो को अगर चाहो तो आप परसेंटेज में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, और टीएस गिरवाल ने ही 2-3 साल पहले तक परसेंटेज में दिखाया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो को, उन्होंने अब नहीं दिखाना चालू कर दिया कि चलो ठीक है इसको सीधे टर्नओवर रेशियो में ही दिखाओ, परसेंटेज मत दिखाओ, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को रखो। तो टीएस गिरवाल ने अभी चेंज किया है, 2-3 साल में चेंज किया है। तो मैं नहीं चाहता तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, किसी ने प्रीवियस एडिशन लेके रखा हो, प्रीवियस वर्जन और वहाँ इनटू 100 लिखा देख लो, तो बस इसलिए। ठीक है, परेशान मत होना, मुझे मालूम है तो भाई मैंने तुम्हें उसमें शेयर कर दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना? नहीं अभी गुप्ता तुमने सीओजीएस का एग्जाम्पल गलत दिया, मतलब फॉर्मूला गलत दिया, माय मिस्टेक। तो भाई अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। देखो यार, यहां पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करने लायक है, ऐसे ही मत छोड़ देना, तुम्हारा नुकसान है उसमें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसी हो जो क्लियर ना हो, तो मेरे साथ साथ चलते जाना और इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना। जो हमने ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये नेट सेल्स होता है। हमारा अभी जो फंडा चल रहा है वो है कॉस्ट ऑफ का, ये आपका हाईलाइटेड इतना होना चाहिए ताकि मैं आपको फॉर्मूला बता सकूं। लिख लो फटाफट ये फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसके साथ में आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए।
नाउ और भी तरीके हैं, मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि वो अल्टीमेटली फॉर्मूले में आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कन्फ्यूजन हो जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराने बैठूं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कुछ टाइम तुम मेरे साथ क्वेश्चंस भी करो, जैसा मैंने बोला ही था क्लास के स्टार्टिंग में। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं और वो नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको लिख लेना जल्दी से। थैंक यू उदय प्रकाश भाई, थैंक यू उदय प्रकाश। जल्दी से इसको लिख लो। अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन में वो दे देंगे नेट सेल्स। आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स लिखा हुआ मिल जाएगा रुपीज़ में, ऑब्वियसली आपको 5 लाख रुपए दिए हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो आपका कॉस्ट पे चला जाएगा। यानी जनरली जो होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे दिया होता है। अगर सेल्स दी हुई है रुपीज़ में, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी सेल्स पे ही दिया हुआ है। मतलब अगर 20% दिया है, सिंपली 20% दिया है, तो ये मान के चलो कि वो 20% सेल्स पे ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल्स रुपीज़ 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे में क्या करोगे फिर? कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट का परसेंट निकलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो सेल्स गिवन है। ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूला तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा सकता है। भाई देखो यार, समर भाई, ये इक्वेशन है पूरी, मैंने वही अभी आपको समझाया कि यहाँ पर सेल्स गिवन है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे है, तो आप सेल्स पे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। तो उस केस में आप क्या करोगे, मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे अगर आपको देना चाहूँ, आपको क्वेश्चन में सेल्स दी होगी रुपीज़ 5 लाख। अब अगर आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान देना भाई, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, सेल्स का 20% निकालो, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आए माइनस कर दो, कॉग्स आ गया। क्योंकि अगर आपको COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला पता है, तो सिंपल सा होता है कि आपने सेल्स में से प्रॉफिट अगर माइनस कर दिया तो आपकी कॉस्ट आ जाती है। सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस आ जाती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर आपको यहीं पे दे दिया जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% हटा देता हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे चेंज कर देते हैं, 25% ऑन कॉस्ट दे दिया जाए, तब क्या करोगे? अभी तक तो क्या था, सिंपली निकाला, सेल्स का 20% माइनस कर दिया, वो प्रॉफिट था, आपका कॉस्ट आ गया। लेकिन इस सिनेरियो में क्या करोगे? तो ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा ऑन कॉस्ट लिखा आ जाए तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सो दैट आपका आंसर डायरेक्टली और जल्दी से आ जाए। ठीक है मेरे भाइयों, सिंपल सा फंडा है। तो यहां तक करने के बाद एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, जो मैं बता चुका हूं बट फिर भी लिख देता हूं। कॉग्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है नेट सेल्स माइनस कर देते हैं इसमें से, ये लीजिए भाइयों, ये हमने नोट्स बना लिए हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के। बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला अभी गुप्ता भाई, बिल्कुल सही। ऐसे सिनेरियो में मैं नहीं चाहता तुम कंफ्यूज हो यार, मतलब मैं चाहता हूं कि रेशियोज जैसा चैप्टर तुम्हारे लिए बैक ऑफ द माइंड वाली चीज़ हो। मैं नहीं चाहता तुम ज़्यादा स्ट्रेस लो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी नोट्स बना रहा हूँ, ताकि ये जो नोट्स की शीट है तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ और तुम कभी भी उसे उठा के देख लो एक बार, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए, तुम्हें कभी कोई और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज बुक में जाके 40-50 पन्ने पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको समराइज अपन मिलके कर ही रहे हैं। हाँ अनुष्का, वो भी चीज़ सही है आपकी जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो चार्ट याद करने से अच्छा है। मतलब देखो सीधी बात है, मैं किसी के पर्सनल टच को तो मैं मना नहीं करूँगा कि मत लगाओ, आप भी सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये तरीके से याद कर लो, ये प्रॉफिट परसेंटेज लगाने का फंडा याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा 33 का 25% और 20 का 25% वगैरह वगैरह चीज़ें, वो मुझे भी आता है, वो मैं भी बता सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, क्योंकि वो याद रखना मुश्किल हो जाता है और कई बार क्रिस क्रॉस हो जाता है। तो अगर आपको वो कॉन्फिडेंटली याद है, वेल एंड गुड, उसको करो। नहीं याद है, सिंपली ये फॉर्मूला लिख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। कौन सा समझाना है गीतिका, बताओ यार, कौन सा पॉइंट समझाना है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा पॉइंट समझाना है? यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने लिखा है कि अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको 5 लाख रुपीज़ गिवन है, ठीक है, मैंने यही बताया है। इफ़ इन द क्वेश्चन नेट सेल्स इज गिवन, नेट सेल्स इज गिवन, क्वेश्चन में दी है नेट सेल्स,
काय में दी है, रुपए में दी हुई है। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, वो लगा हुआ है कॉस्ट पे। अब यार अगर सिंपल तुम्हें 20% लिखा दिख जाए या सिंपल 25%, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो वो परसेंटेज को माना जाता है वो सेल्स पे ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेल्स पे ही लगता है प्रॉफिट। लेकिन अगर लिखा हुआ है परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट, अगर अलग से ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा लिखा हुआ दिख गया, तो भैया परसेंटेज तो यार कॉस्ट पे है, और क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है, तो अब तुम नेट सेल्स का परसेंटेज तो निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो परसेंटेज कॉस्ट पे दिया हुआ है। सिंपल सा फंडा। अटक गए तुम, क्या करो ऐसे सिनेरियो में? जैसा ये वाला क्वेश्चन था, भैया सेल्स 5 लाख है, मान गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 25% मैं निकाल लेता। अगर मेरे पास ये कॉस्ट आगे नहीं लिखा होता, मैं सीधे 25% 5 लाख का निकालता, क्योंकि ये नहीं दिया था। लेकिन ऐसा सिनेरियो थोड़ना है, आगे लिखा हुआ है ये 25% कॉस्ट पे है, मतलब मैं 5 लाख का 25% नहीं निकाल सकता। क्यों? अगेन परसेंटेज कॉस्ट पे है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर मुझे COGS निकालना है, तो फिर मैं कैसे निकालूं? क्योंकि COGS आता है मेरी सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके, या डायरेक्टली अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला हो। तो मैंने क्या किया, COGS ऐसे सिनेरियो में निकालने के लिए लिखा नेट सेल्स को, मल्टीप्लाई बाय किया इनटू 100, अपॉन में कर दिया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस सिनेरियो में जब सेल्स गिवन है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे है, ऐसे मेरा सीधे सीधे COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब अगर आपको इसमें चाहिए कि आप और कुछ अच्छा आंसर निकालो, जैसे मान लो आपको प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है भैया, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकालना, आपको तो इस फंडे से चलना है। चलो ये भी बता देता हूं, आपको चाहिए कि आप सेल्स माइनस करो, यहां से ये वाला फॉर्मूला निकालो, आपको तो प्रॉफिट निकालना है। हमें इसके थ्रू प्रॉफिट निकालना सिखाइए बाबा जी, बताइए कैसे निकाला जाएगा, तो मैं वो भी बता देता हूं। ऐसे केस में ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता है। देखो भाई, उमंग भाई, तुम अगर कभी पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मैं पूरा डेरिवेशन बता दूंगा, लेकिन अभी रेशियो की क्लास में मैथ्स करने का कोई लॉजिक नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। तो अभी अपन नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन का कुछ करना ही नहीं है, कहीं पे यूज़ ही नहीं आना है, इससे कन्फ्यूजन और बढ़ता है। इट्स बेटर टू जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला। वैसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। इसका लॉजिक ये होता है, नीचे प्लस क्यों हो रहा है, अगर मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बताऊं, देखो भाई, आपको निकालना है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट जो होती है वो सेल्स वैल्यू से छोटी होती है, मतलब अगर मेरी कॉस्ट 90 है तो मैं बेचूंगा उसे 100 रुपये पे, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। हमेशा मैं ज़्यादा पे बेचता हूं, तो सेल्स वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और कॉस्ट वैल्यू हमेशा कम होती है। अब अगर मुझे कम वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है, जैसा यहाँ पे है कि मुझे कॉस्ट निकालनी है, इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट अ लेसर वैल्यू, माई डिनोमिनेटर शुड बी अ हायर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट माइनस कर रहा होता तो मेरा डिनोमिनेटर और छोटा हो जाता, जिससे आंसर और बड़ा आता। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, जिससे मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और जो मेरा आंसर आएगा वो छोटा आएगा, क्योंकि कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। इस लॉजिक से याद रख सकते हो कि नीचे प्लस रखा जा रहा है। मेरा काम है चीज़ों को ईजी बनाना, और मैं अभी वही कर रहा हूँ। मुझसे रीति ने पूछा है नेट सेल्स इनटू प्रॉफिट होगा या इनटू 100 होगा। मैंने दोनों में लिख के बताया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है अगर इन केस आपको सीधे कॉस्ट निकालनी है, अगर आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हो तो आप इनटू 100 करोगे, ये देख रहे हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है फॉर एनी रीजन, फॉर एनी केस, तो आप इनटू प्रॉफिट परसेंट कर दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आंसर आएगा। ये सिंपल है, बस इतना सा है। आपने अगर कॉस्ट निकालना है इनटू 100 करो, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है इनटू प्रॉफिट परसेंट करो, खत्म कहानी। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए चीजें। चीजों को इजी बनाओ। तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो हार्दिक, मैंने बिल्कुल कहाँ बोला कि यही एक अकेला तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं दिस इज द वे जो मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई मैथमेटिकल हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कॉमर्स बिल्कुल एकदम शून्य बटे सन्नाटा अगर बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरे लिए चीज़ें टफ नहीं है। एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने ईजीएस्ट फॉर्मूले बता दिए,
उसके अलावा एक्स लेके करना चाहो तो वेल एंड गुड, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ बता देता हूं, एक्स में दिक्कत होती है, एक्स में आंसर गलत आते हैं। मैं हार्दिक ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं उनकी बता रहा हूँ जो अच्छे अच्छे लेवल पे पढ़े हुए हैं, टॉपर्स हैं, और उनसे गलतियाँ हुई है। एक तो लड़की थी जिसको मैंने पढ़ाया था, इसी प्रीवियस ईयर वाली, अड़ गई कि नहीं सर मैं एक्स से ही करूंगी। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने इसको समझाया भी कि फॉर्मूले ज़्यादा आसान है, सीधे सीधे आंसर आता है, बिना बात के एक्स के झंझट में मत पड़ो, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें। नहीं 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 सर, वो मेरे लिए ईजी है क्योंकि उसका मैथ्स बैकग्राउंड था, बट ऑब्वियसली तो उसको चाहिए कि यार नहीं यार वो कीड़ा है कि यार मैथ्स करना है मैथ्स। हुआ ये कि उसके 6 आंसर सही आते थे, एक गलत हो जाता था, फिर 8 आंसर सही आते थे, फिर एक गलत हो जाता था। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। तो यार ये ट्राइड एंड टेस्टेड 2 फॉर्मूले जो मैंने अभी तुम लोगों को बताए, ये कभी गलत नहीं होते। मेरे को और भी मालूम है, मैं बता सकता हूँ लॉजिकल सी चीज़ें, अगर मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने और भी चीज़ें मैंने फेस की होंगी, लेकिन नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमेशा सही होते हैं। बाकी अगर आपको कोई और तरीका आता है, सुस्वागतम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष ने पूछा कॉग्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ये कौन सा फॉर्मूला है? आयुषी, बचपन में मैंने, मेरे ख्याल से 8th 9th में हम एक फॉर्मूला करते थे 8th 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो। 9th में तो नहीं, 6th 7th 8th की बात है आयुषी यार। हम लोग एक फॉर्मूला करते थे, मुझे अभी भी याद है, मेरे बचपन से याद है, तुम्हें याद है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एक होता था सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट वाला करता हूँ यार मैं, प्रॉफिट वाला लिखता हूँ। एक हुआ करता था यार आयुषी, ध्यान देना, प्रॉफिट निकाला करते थे हम लोग, वो होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये मैंने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसी से मैंने कॉग्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बना लिया यार आयुषी। देखो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट को एज इट इज लिखा रहने दिया, सेल्स प्राइस को, एसपी को मैंने बोल दिया कि ये नेट सेल्स है, और सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता था मैंने उसको कॉग्स बोल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया, या आप उसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने इसको जंबल अप कर दिया यार, मुझे चाहिए था COGS और CORFO, तो मैंने क्या किया, लिखा COGS और CORFO इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट। मैंने क्या किया भाई, मैंने COGS को उठाया यहां लेके आ गया, प्रॉफिट को उठाया यहां लेके आ गया, और ये मेरा यार आयुषी फॉर्मूला बन गया। अभी भी नहीं आया तो बेटा मुझे ज़रूर बता देना। ये बचपन वाला फॉर्मूला है, मैंने सोचा इसको भी एक्सप्लॉइट कर ही लिया जाए, अगर अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, साल भर जब भी पढ़ाऊंगा मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लगे सर के ऊपर से जा रहा है। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं तुम्हें वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग में घुस सकें बस, और ईजी से ईजी लग सकें, ख़त्म। गुड, आयुषी अग्रवाल मेरे ख्याल से आ गया, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे बेटा लोग सबको क्लियर है कि नहीं है, बता दो यार प्लीज़, बता दो। वेरी गुड यार, वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहना ताकि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ये इतने सबने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ये बताओ यार जल्दी से, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? इतने सारे अपन ने नोट्स लिखे हैं, ये पूरा सब ने लिखा है या नहीं? क्योंकि ये बस यही पूरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में काम आने वाला है। यस अभी गुप्ता, बात तो वही है ना कि अगर एक्स वाला यूज करोगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला मेरा आएगा। अब जब अपन खाना परस के दे रहे हैं तो क्यों बिना बात के बनाने की जरूरत है? वाई एंटर इनटू किचन व्हेन यू आर गेटिंग फिनिश्ड फूड, नॉट फिनिश्ड इन सेंस ऑफ कंजम्पशन बट फिनिश्ड इन सेंस ऑफ प्रिपरेशन। चलो भाई, चलो चलो चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला एंड आई वांट कि आपको एक और फॉर्मूला याद हो जाए, क्योंकि मैं मतलब एक फॉर्मूला में तो मैं इतना कंफर्टेबल बना के थोड़ा ना छोड़ूंगा, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड में करवा रहा हूं तुम लोगों को इसी के अंदर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि मैं आपको वर्किंग कैपिटल सिखा चुका हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल, नो रेशियो, ओनली वर्किंग कैपिटल। पेन से ज़्यादा हाइलाइटर है, होना चाहिए समर भाई, अगर ऐसा है तो बहुत सही काम कर रहे हैं आप, आपके पास पेन से ज़्यादा हाइलाइटर ही होना चाहिए, कॉपी ऐसी चमचमा चंदिया जाना चाहिए कि लोगों को जब देखे ना कॉपी बोले भाई करके क्या रखा है, मतलब स्पेशलिटी होना चाहिए ना। कॉमर्स बाबा की कॉपी है तो कुछ अलग दिखनी चाहिए ना, सब में गुम हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। ये समस्या है।
बहुत ही शानदार। आपको मालूम है मतलब, तो इसका फॉर्मूला फिर तो सिंपल है, फिर कुछ नहीं बचता, आपको कुछ नहीं लिखना। ये रहा नेट सेल्स, मतलब मैं लिख देता हूं, और सेल्स का एक और नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर आपको चीज़ों का उच्चारण करना आता है और आपको चीज़ें बोलना आती हैं, तो कृपया दिन में 2 बार जड़ी बूटी की तरह बोलते रहा करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स है, और दोनों में दुविधा होती है, इसलिए दिन में 2 बार उच्चारण जरूर करें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तो कृपया करके उच्चारण करें और बीमारी को दूर भगाएं। जनहित में जारी, तारीफ नहीं चाहिए। तो यार ये हो गया नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन कर देंगे बस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला हो गया आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना। इसके अंदर तो मेरे पास कुछ बताने को है ही नहीं। आपको करंट एसेट्स में याद करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आपको करंट लायबिलिटीज़ में याद करा चुका हूँ। अब तुम लोग समझ पा रहे होगे कि मैंने इतना तुम लोगों को क्यों रुलाया शुरुआत की 10 क्लासेस में, सो दैट अभी हम एकदम चिल आउट होके बैठे, अभी हम परेशान ना हो, अभी हमें दिमाग में दिल में धक धक ना हो कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ कौन से होते हैं। भाई अगर तुमको याद है तो करंट एसेट्स 6 होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ 4 होती हैं मेरे ख्याल से, तो ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। मतलब यही तो हम काम कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले से प्रिपरेशन कर ली है। जो बंदा पहले से प्रिपेयर्ड रहता है अर्ली स्टेजेस में, उसको अभी रिसेंट में कुछ नहीं करना है, और जिसने वहाँ पे काम चोरी की है उसके लिए ये चीज़ें टफ होना चालू हो जाएंगी। सो यहाँ तक हमने जब बात कर ली है, यहाँ तक बात कर ली है, तो क्यों ना अब हम क्वेश्चंस पे ध्यान दें। सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? कृपया करके मुझे बताएं। कुछ क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, जल्दी बताइए। साक्षी साहू ने पूछा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये तरीका है। अगर मैं फिर उसको डिटेल बताऊं कि मेजर लॉजिक क्या आता है, तो सीधी बात है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर ऑपरेशंस फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्स ओनली। हमारे पास जो खर्चे होते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, वो हमारी सेल्स के कारण ही होते हैं। इसलिए हम अपनी सेल्स से वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल को सेल्स से कंपेयर करके देखते हैं कि वॉट एवर वी आर सेलिंग इन द मार्केट, क्या उसके हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल मेंटेन्ड है या नहीं, ये चेकआउट किया जाता है। कॉस्ट क्यों नहीं लेते? हमें कोई लेना देना नहीं है कॉस्ट से, क्योंकि जब सेल्स करते हो तो सेल्स में और एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं जो कि अल्टीमेटली यूज़ किए जाते हैं, यानी खर्चे जो हैं वो लेके कहाँ से आए जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, वर्किंग कैपिटल से आता है। तो आपको सेल्स को देखना है कि सेल्स किस तरह से एस्टैब्लिश्ड है या किस तरह से आपने कंट्रोल करके रखी है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो यू नीड टू हैव अ बेस ऑफ वर्किंग कैपिटल जिसके थ्रू आप सेल्स से कंपैरिजन करो, एंड दैट शुड बी द रेशियो बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा सबने बोला है, तो मैं अब क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? चलो भाई, आंसर्स भी दिए हुए हैं। मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि ये पहला वाला क्वेश्चन तुम लोगों का निपट जाना चाहिए। चलो भाई बेटा लो, शुरू हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 है रेवेन्यू। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभी भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपने वही को तोड़ मरोड़ दिया। और बस फेरू भाई ने बोला टुडेज पेन आर टुमारोज प्लेजर। बिल्कुल सही, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर 100% राइट फेरू भाई साहब। तो चलिए 12th क्वेश्चन हमें करना है, और आप पूछ रहे होंगे 12th से पहले के कहाँ हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क जैसे तैयार है जो आप रात को 10 बजे करने वाले हैं। तो 12 से पहले यानी टोटल 11 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, लिक्विडिटी रेशियोज़ के आपके पास आने वाले हैं वो, इसलिए वो शुरुआत के 11 क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज मुझे लगा था अगर मैंने आज कुछ नया नहीं सिखाया तो वो टाइम पास जैसा हो जाएगा, विच आई डोंट वांट। इसलिए मैंने वो आपके होमवर्क के लिए रख दिए। 12वें क्वेश्चन से अपन चालू कर रहे हैं। नहीं, आप जब भी टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, आप जनरली जो है रेशियो को टाइम्स में लिखते हैं। इसको 2:1, 3:1 करके नहीं लिखेंगे, इसको टाइम्स में लिखेंगे, ठीक है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो भी आंसर आपका आएगा। हार्दिक सैनी गलत आंसर है।
क्योंकि 13 लाख तो कुछ आंसर आएगा ही नहीं ना यार, मतलब लॉजिकल सी चीज़ है, उसमें मैं क्या बोलूँ, टाइम्स में आंसर आएगा तो फिर तो आंसर तो गलत ही हुआ ना। और ऐसा नहीं है कि मक्कारी देनी है, क्योंकि सबको पता है अगर आप मक्कारी दे रहे हैं तो कृपया करके मक्कारी अवॉइड करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे लगा कि क्लास ओवर होने के बाद आप में से किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पे कॉपी जो भी आपने बनाई है अगर उसकी इमेज सेंड नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। आपको भेजना है, याद रखिएगा कृपया करके। 3 लाख आंसर नहीं होता, फर्स्ट का आंसर आएगा 3 टाइम्स। ये 3 लैक्स क्यों बोल रहे हो हार्दिक भाई? 3 टाइम आएगा ना। अगर आप 6 लाख अपॉन 2 लाख करोगे तो आंसर तो 0 0 सब कट जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? पहला वाला तो सिंपल था, दैट वाज 6 लाख अपॉन, पहला वाला तो बहुत ही छोटा था, 6 लाख अपॉन 2 लाख 3 टाइम्स आ गया। सर थर्ड वाले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे लाएं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, अगर ऐसा केस होता है अभी भाई, ये सबके लिए है, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी हालत में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना निकाल पाने की परिस्थिति मिल जाए तब आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान लेना है बेस। मतलब सीधी बात है, इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ये किस केस में होगा? व्हेन यू फेल टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नॉट कॉस्ट। तो अगर इन केस जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें किसी भी हालत में आप नेट सेल्स नहीं निकाल सकते हो, यानी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल सकते हो, इस केस में यस आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर ही आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्राई नहीं करोगे, ट्राई ज़रूर करना, और अगर नहीं निकले तभी ऐसा करना। ऐसा नहीं कि नहीं दोनों से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत स्पेसिफिक है इस चीज़ को लेके। अगर सेल्स निकल सकता है निकालो, नहीं निकल सकता है तब उस केस में आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा। नहीं टाइम्स में लिखोगे गीतिका, टाइम्स में आंसर आएगा। फर्स्ट का 3 है, मालपानी सही जा रहे हो क्योंकि टर्नओवर बता रहे हो। प्रियंका ने पूछा है कि टाइम्स में क्यों लिखते, बिकॉज यू आर शोइंग द टर्नओवर, कितना टर्नओवर है। तो टर्नओवर है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा। सेकंड वाला कैसे करना है? करंट एसेट करंट लायबिलिटीज दी हुई है मेरे भाइयों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल निकालना है तो आपको प्लस कर देना है कैश और क्रेडिट को, और सेल्स रिटर्न माइनस कर देनी है। ठीक है आस्था? नहीं आया तो मैं करूं क्या? आपको टोटल सेल्स निकालनी है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं जो मैंने नोट्स बनाए थे। 2 मिनट दो मुझे। टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल नेट सेल्स इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। ये लो, ऐसे निकाल जाता है। कैश और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर दो और सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अभी गुप्ता ने बिल्कुल सही बोला है। फोर्थ के लिए बहुत ही शानदार चीज बोली है, शेयर कैपिटल को लिया ही नहीं जाएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि शेयर कैपिटल देखा जाए तो अच्छा रहा उसने बोला नॉट अ करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही बोला है। सब धोखा है, क्योंकि शेयर कैपिटल कम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड, इट इज इक्विटी, तो शेयर कैपिटल को फोर्थ वाले में इग्नोर मारना है। थर्ड का 6 टाइम्स, हाँ मतलब शुरुआत के 3 तो बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से 2 और बचे, 3 और बचे हुए हैं, 4th 5th 6 जल्दी करो, 12th वाला पूरा निपटाना है। साक्षी थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? थर्ड वाला कुछ नहीं, कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो क्योंकि आप इससे सेल्स निकाल ही नहीं सकते तो फिर आपको इसके अंदर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए कॉस्ट को ही लेना पड़ेगा। मतलब 1,50,000 अपॉन 1,00,000 माइनस 75,000। बेसिक मैंने ये चीज़ समझाई थी कि अगर इन केस आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, कोई सिनेरियो ही नहीं है कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, इन एनी केस आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आपको फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। 5th वाला पूरा सर के ऊपर से जा रहा है। ग्रॉस देखो भाई, यहाँ पे बात आ गई है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। चलो देखते हैं, रुक जाओ भी भाई, देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। थोड़ा सा रुक जाओ, वैसे आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, बट ठीक है देख लेते हैं, किसी को आंसर निकालने दो, वरना मैं करवा ही रहा हूँ उसको। 5th वाला देखते हैं कौन करता है। चलो
जल्दी जल्दी जल्दी, फिफ्थ वाले का आंसर चाहिए मुझे। हार्दिक, ये मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ तुमसे, तो परेशान मत होना। अगर तुमने COGS का फॉर्मूला किया हो तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है मेरे भाई? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वहाँ पे डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री कम हो रही है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम था और ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था। डिक्रीज़ का मतलब यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रहा होगा और डिक्रीज़ होकर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा। अब ओपनिंग होता है प्लस और क्लोजिंग होता है माइनस। ये मैं बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में। यहाँ पे टोटली मेरी बात डिफरेंट हो गई है जो अपनी पहले बात हुई थी, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में है। अब इस सिनेरियो में ओपनिंग ज़्यादा रहा, ओपनिंग का साइन होता है प्लस, क्लोजिंग कम रहा, क्लोजिंग का साइन था माइनस। क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा था तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इसलिए अपन को डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस करना पड़ेगा COGS के फॉर्मूले में पुट करके। आपको COGS का पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको उसमें लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें। परचेज दिखाना पड़ेगा 3 लाख का, कैरिएज इनवर्ट दिखाना पड़ेगा 10,000 का, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिखाना पड़ेगा 10,000 का, वेजेस दिखाना पड़ेगा 50,000 का। मेरे भाइयों, जोश कम नहीं होना चाहिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जल्दी, मुझे कहीं से भी नहीं लगना चाहिए जोश कम हो रहा है। इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटीज, इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटीज दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट कम्स एज करंट एसेट, ठीक है अभी भाई? अगर सिक्योरिटीज बोला गया है तो दैट मीन्स दैट इज योर एसेट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट विच यू हैव मेड। फिफ्थ वाला मैं निकाल के देखता हूँ भाई। इसमें दिया हुआ है फिफ्थ वाला, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ओके, 20 लाख का 25, यस 25 सही है। कावेरी सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ करंट एसेट हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। उमंग अग्रवाल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। आप सोच लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन काय में आता है मेरे हिसाब से तो चलो छोड़ो, मैं काय को बताऊँ तुम ही लोग करो, मैं क्यों बताऊँ, वरना फिर मैं ही बता दूंगा तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं आ रहे। फोर्थ का आंसर 4 बिल्कुल सही है। फोर्थ का आंसर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। अरे मेरे शेरों क्या होता जा रहा है, जल्दी करो यार, ऐसा थोड़ा ना चलेगा, जल्दी करो। तो फिफ्थ वाला बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है और ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है। देखो भाई जो फिफ्थ वाला है मैं वो समझा रहा हूँ और कृपया करके बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। चीख चीख के बोल रहा है मैं कॉस्ट पे हूँ। जब उसने चीख के बोल दिया कॉस्ट पे हूँ, तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो रुपीज़ में 5 लाख दिया हुआ है, अगर उसके थ्रू कुछ भी निकालता हूँ तो वो आंसर मेरा कॉस्ट ही होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होगा, क्योंकि जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये लिखा 5 लाख रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रहा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये दिया है 5 लाख का प्रॉफिट, और मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया है, अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, ये मैं इक्वल्स टू कॉस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। मुझे अगर कॉस्ट निकालनी है तो जो 25% दिया है उसको जस्ट उल्टा कर दूंगा, इंटू 100/25 कर दूंगा। अगर मुझे बेसिक कॉस्ट निकालनी है, कभी भी ऐसा दिया हुआ हो ना कि आपको प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करो, लिखो वो प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट के परसेंटेज के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर मारो। तो भैया यहां पे मुझे समझ में आता है 25 2 50 होता है। तो मेरा जो कॉस्ट आया या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया वो आ गया मेरा 20 लाख। इतना सिंपल है, ठीक है भाई। मैंने 5 लाख का प्रॉफिट उठाया, इंटू 100/25 किया, उल्टा कर दिया, तो मेरा क्योंकि ऑब्वियसली जो 25% था वो कॉस्ट पे लगा हुआ था, ये आपने क्वेश्चन में भी देख लिया, क्योंकि कॉस्ट पे लगा था तो आंसर भी मेरा कॉस्ट ही आया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरा 20 लाख, ठीक है। 25% जो प्रॉफिट है वो भी भाई मेरा कॉस्ट पे ही है, प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ही है। तो अगर मुझे सेल्स निकालनी है, नेट सेल्स निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भैया प्रॉफिट कैसे आएगा, जो 20 लाख रुपए दिए हुए हैं इनटू कर दूंगा, उसका 25% प्रॉफिट है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है,
जो भी कॉस्ट है उसका 25%, तो मैंने कॉस्ट लिखी, कॉस्ट का निकाल दिया 25%। जीरो से जीरोस कैंसिल आउट हुए तो 25 इंटू 2 हो गया 50, यानी मैंने 2 लाख लिखा है, 20 लाख लिखा है, 20 लाख ही लिखा है ना? हाँ भाई, अरे वाह यार, सब लोग कर रहे हो भाई, ये तो बहुत ही शानदार बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसे तुम लोग करने लगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो भाई, 25 टू 50 हुआ, 50 वो लिखा, 4 जीरो आगे और जोड़ दिए, 1 2 3 4, तो भैया मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो गया 5 लाख। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 20 लाख और मेरे पास मेरा प्रॉफिट है 5 लाख का। ये रहा प्रॉफिट हमारा। और अगर मुझे अब चाहिए नेट सेल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? COGS प्लस प्रॉफिट। कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। 25 लाख की नेट सेल्स आ गई भाई मेरी। बताओ कोई दुविधा हो रही हो इसमें तो पूछ लो भाई। 6th भी बता दूं लियो भाई? हैं तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ फिर। हज वज पे जाने की तैयारी तो नहीं है? सोचा कि संन्यास ले लेते, बाबा जी कोई सब कर लें, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चलेगा लियो भाई, करना पड़ेगा भाई। नॉट हैपनिंग। जिस दिन लियो है ना, जिस दिन लियो दम तोड़ देता है, उस दिन फिर मज़ा नहीं आता यार। फिर ऐसा लगता है यार लियो भाई आज पढ़ाई के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि यार ये 1 घंटा तो 100% देना है। कावेरी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यही तो बात है, मैंने आपकी थिंकिंग डेवलप कर दी, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है। अगर आपने उसके थ्रू भी निकाला, भैया ऑल पावर टू यू, जो आप करना चाहो, यही तो बात है। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट व्हेन अ टीचर डेवलप्स अ थिंकिंग इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर वो चीज़ हो गई, आपकी सोच उस तरफ से चली गई कि यार ऐसा करना है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो कर, मैं जीत गया वहीं पे, मैं जीत गया। वेरी गुड, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपका 5th वाले में आपने सेल्स निकाल लिया है, आपको शेयर कैपिटल लेना ही नहीं है, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना ही नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पे 5th वाले में ग्रॉस प्रॉफिट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा ओके, अब ये बताओ, क्या तुम लोग इसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो? 5th वाले में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी क्या? जल्दी बताओ, हाँ या ना? इसलिए मैंने बैलेंस शीट याद करवाई थी, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कावेरी को अभी तक बैलेंस शीट याद नहीं है। ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, क्योंकि जिसको बैलेंस शीट याद नहीं है, जैसे पार्थ मालपानी, मुझे मालूम है मक्कारी देगा ये, इसने बैलेंस शीट याद नहीं की होगी। ठीक है, प्रथम हो गया, रिया पांडे जी हो गए, तुम लोगों ने बैलेंस शीट याद ही नहीं की है। क्योंकि अगर बैलेंस शीट याद होती तो तुम्हें पता होता कि बैलेंस शीट जो है वो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूं। पहली चीज, 5th वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, ये मिला के पार्ट होता है पहले बैलेंस शीट के कंटेंट का, जो है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है लॉन्ग टर्म लोन, ये दूसरे का कंटेंट बनता है नॉन करेंट लायबिलिटी का। तो अगर ध्यान देना, अगर मैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पे आ जाते हैं टोटैलिटी में, ध्यान देना, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज। यानी अगर अपन लॉजिकली सोचें कि अब क्या नहीं दिया हुआ, तो वो है करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई है। अब एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड पे सिर्फ फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स पार्ट होते हैं नॉन करंट एसेट्स का, यानी करंट एसेट्स गायब है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, कैसे मैं बताता हूं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बैलेंस शीट का पहला पार्ट बन गया शेयर होल्डर्स फंड, ये दूसरा पार्ट बन गया नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, फिक्स्ड एसेट्स, ये तीसरा पार्ट बन गया नॉन करंट एसेट्स। मतलब पूरी बैलेंस शीट में से अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ अब 2 ही चीजें बची, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल 5 आइटम होते हैं। तो भैया सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बचा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, फिलअप करूंगा, देखना जरा। 5th वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अब अगर अपन के पास शेयर कैपिटल है 10 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख का, तो ये 12 लाख होता है, और लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, ये 15 लाख होता है टोटल। और आपके पास फिक्स्ड एसेट है 10 लाख के। सही जा रहे हो,
काफ़ी लोगों ने सही वैसे सही पकड़ा है। नंदू थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। 5th वाले में मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास शेयर कैपिटल 10 लाख का है, आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, ध्यान दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके पास 2 लाख का है। 5th वाले पे फोकस होना चाहिए। शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, यानी टोटल मिलाकर हो रहा है 15 लाख। तो मैं यहां लिख देता हूं जो मैं कर रहा हूं। यह है शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल था 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस था 2 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड जो हमारा है वो टोटैलिटी में तू मेरी नकल करता है, उड़ा दूंगा। 12 लाख रुपए का है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन यानी नॉन करेंट लायबिलिटी आपका 3 लाख का है। दोनों को कर दो प्लस, यानी इन दोनों का कुल मिला के आंसर आ रहा है 15 लाख। लेकिन आपके पास नॉन करेंट एसेट सिर्फ 10 लाख का है, यानी आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो पलड़ा है वो भारी है लायबिलिटीज पोर्शन का, इस तरफ का। मतलब आंसर मेरा इस तरफ का आएगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज ही बचता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 लाख रुपए, वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कहलाएगा मित्रों, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ, तो डिफरेंस को क्या मान के चलोगे कि वर्किंग कैपिटल चल रहा है भाई, वो ओवरऑल डिफरेंशिएशन चल रहा है, ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है, और वो वर्किंग कैपिटल है आपका। ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटीज है, तो जो डिफरेंस है वो है ही वर्किंग कैपिटल। आपको ये एक चीज नहीं कह सकते कि वो करंट एसेट है या वो करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हाँ, एसेट्स में से करंट एसेट गायब है, लेकिन लायबिलिटीज में से भी तो करंट लायबिलिटीज गायब है ना मेरे भाइयों। तो दोनों का एक तरीके का डिफरेंस है, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ना करंट एसेट निकालने की जरूरत है ना करंट लायबिलिटीज निकालने की जरूरत है। ये डिफरेंस है फाइनली। मैंने करंट एसेट निकाला ही नहीं है, मैं कहीं से नहीं कह रहा मैंने करंट एसेट निकाला है। मैं तो ये कह रहा हूं ये डिफरेंशिएशन है और ये आपका वर्किंग कैपिटल है। आई एम सो प्राउड आई गॉट इट। वेरी गुड अभी गुप्ता। बस यही तो चाहिए भाई के, हाँ मतलब कुछ नहीं तो जग मार के ट्राई तो कर रहे हैं ना, बस यही चीज़ मैटर करती है ना। मतलब जरूरी है, हाथ पांव मारना जरूरी है। और इसलिए भाइयों जितने लोग देख रहे हो मक्कारों मेरे, मैंने बैलेंस शीट याद करने को बोला था, क्योंकि एक बार गाड़ी चालू हो गई ना बेटा रुकेगी नहीं। तो जितने मक्कार बैठे हुए हैं, जिन्होंने बैलेंस शीट वाला मेरे लाइव सेशंस नहीं देखे हैं, जिन्होंने मेरे P&L वाले लाइव सेशंस नहीं देखे हैं, बेटा देख लो, वरना साल भर पछताओगे। बाकी तुम्हारे ऊपर है। उमंग भाई ने भी आंसर दे दिया था। क्या बात है, क्या बात है। ये समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। जो मैंने इतना बोला, जो मैंने इतने ज्ञान दिया आपको, वो समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बता दीजिए भाई, मुझे पता करना है। जी, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। जी हार्दिक भाई, बिल्कुल हमने यही किया है। और क्योंकि फेवरेबल आंसर हमारा एसेट की तरफ आ रहा है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। आ गया, वेरी गुड। 6th वाले में भी मैं हिंट दे देता हूं ताकि परेशान ना हो तुम। 6th वाला ये कहता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आपका करंट एसेट है, ठीक है, नोट कर लेना। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका करंट लायबिलिटी है। ये करंट लायबिलिटीज है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है 23 लाख। आपको नेट निकालना है तो रिटर्न इनवर्ट जो वापस आ गया उसको माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। ऐसे आपका 6th वाले का आंसर भी आ जाएगा। तो बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आज टर्नओवर रेशियोज आपको? बिल्कुल स्ट्रीम लाइक करके जाना, और क्या यार। चलो तो भाई करो बैठ के, माहौल बना होना चाहिए क्लास में, और लगना चाहिए कि तुम लोग बैठ के अब पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलेंगे अपन फिर से, और मैं चाहूंगा कि अपन आगे के क्वेश्चंस और करें। तो भाई तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।